यस, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ मतलब क्या है कि कहीं पे भी अगर रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, हम कौन सा फिनोमेना पढ़ रहे हैं अभी? रिफ्रैक्शन। कहीं पे भी अगर रिफ्रैक्शन होता है तो हमें जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो उसकी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज दिखाई देगी वो थोड़ी अलग डिस्ट्रैक्टेड इमेज मिलेगी, अलग जगह पे मिलेगी, ठीक है। तो जो ओरिजिनल, मान लो कि आपका कोई ऐसा बीकर है, ठीक है, उसमें ऐसा पानी पानी है, टैंक है ये कोई, ठीक है, इसमें पानी है और यहाँ पे ऐसा कोई बॉक्स रखा है, ठीक है, ये बॉक्स रखा है और ये आपका सरफेस है, ठीक है। तो सरफेस से ये बॉक्स तक की जो हाइट है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रियल डेप्थ। इसे क्या बोलते हैं अपन? रियल डेप्थ। कि असली में ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये किस डेप्थ पे रखा है, किससे देखते हैं? सरफेस से। ये आपका सरफेस है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं इस बकेट को, टैंक को यहाँ कहीं ऊपर से देख रही हूँ, यहाँ कहीं ऊपर से मैं इस टैंक को देख रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको देखूंगी तो ये ऑब्जेक्ट मुझे नीचे नहीं दिखेगा, बल्कि कैसा दिखाई देगा? थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है मुझे कहीं यहाँ पे ऐसा ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पी पॉइंट पे, ठीक है। तो सरफेस से इस इमेज तक की हाइट को क्या कहते हैं? इस हाइट को कहते हैं अपेरेंट डेप्थ या अपेरेंट हाइट, कुछ भी कह लो, ठीक है। समझ में आया? कहाँ से मेजर करना है डिस्टेंस, ये याद रखना। सरफेस ऑफ वॉट? सरफेस ऑफ लिक्विड, कुछ भी कह लो, ठीक है। अब ये क्यों होता है? देखो, हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी डेप्थ पे रखा है, ठीक है। तो क्या होगा? अब मैं इसे देखना चाहती हूँ, मतलब देखना चाहती हूँ मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरी आंख में जाएगी, ठीक है। तो अगर एक लाइट रे में नॉर्मली इंसिडेंट करवा दूं तो नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है ना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? मैम 0। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा अपना? जीरो हो जाएगा। तो ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होगी और यहीं की यहीं रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब अपन को इमेज फॉर्म करना है तो एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक और पॉइंट ले लिया, कुछ ऐसा लाइट इंसिडेंट करवा दी। अब ये यहाँ पे तो आपका कुछ मीडियम है, मान लो ये मीडियम μ2 है, ठीक है। अब मीडियम चेंज हो रहा है, वाटर से एयर होने वाला है तो रिफ्रैक्ट होगी तो इसके लिए नॉर्मल रे बना लेते हैं। इसके लिए नॉर्मल रे बनाई तो ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होके मेरे पास आई। अब देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये कहीं पे मिल तो है नहीं रहे, है ना, मिल नहीं रहा है, दूर जा रहा है, तो इसका मतलब पीछे अपन को ये एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये मैंने पीछे से एक्सटेंड करा तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा कि यहाँ कहीं अपन हेलो मैम। ये यहाँ कहीं इसकी इमेज मिली है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा यहाँ था पर उसकी इमेज मुझे यहाँ मिली, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्या? ये जो है ये ट्रू जो इसकी डेप्थ है, ये तो आपकी कौन सी हो जाएगी? रियल डेप्थ हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी? अपेरेंट डेप्थ। क्लियर? समझ में आया थोड़ा बहुत? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, कोई भी अलग अलग मीडियम है, एक हमने एयर ले लिया, वाटर ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपेरेंट डेप्थ। अब इसके लिए कुछ कैलकुलेशन करना है तो कुछ फॉर्मूला ले सकते हैं, तो एक बार अच्छे से इसे रीड्रॉ कर लेते हैं और जस्ट स्नेल्स लॉ लगाना है और कुछ नहीं। हम्म समझ में आ रहा है? यस मैम।
ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया ना, लाइट रे इंसिडेंट होगी, अगर नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो वहीं पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक और कोई पॉइंट ले लिया, एक नॉर्मल रे बना ली, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी किसी एंगल से, इसे क्या ले लें, एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लें, ये क्या हो जाएगा अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो हमें यहाँ पे इमेज तो मिली नहीं, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, तो पीछे एक्सटेंड करा, ये पॉइंट मिल गया, दो लाइट रे जहाँ पे कोइंसाइड होती है वहां पे इमेज मिलती है, तो एक लाइट एक रे ये रही मेरी और एक ये रही, ये जहाँ पे कोइंसाइड होगी वहां इमेज बनेगी, तो यहाँ पे कोइंसाइड हुई, तो ये अपन की इमेज हो गई। ठीक है, ये इमेज हो गई, और सरफेस से, कहाँ से, सरफेस, ये रहा सरफेस। ठीक है, तो सरफेस से इमेज तक के हाइट को क्या बोल रहे हैं, अपैरेंट डेप्थ बोल रहे हैं, मान लो h डैश से लिख रही हूँ, और सरफेस से जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसको क्या बोल रहे हैं, h बोल रहे हैं। अब देखो ये भी नॉर्मल रे है, 90 डिग्री बना रही है, ये भी एक नॉर्मल है 90 डिग्री बना रही है, मतलब दोनों रेस पैरेलल है। तो अगर ये एंगल मेरा आई है, ठीक है, ये मेरा एंगल आई है, तो z रूल लगा सकते हैं, ऐसे z रूल लगा सकते हैं, तो ये एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये एंगल r है, ठीक है, ये एंगल r है, तो ये एंगल भी क्या होगा, मेरा r होगा। वैसे ये सीधा सीधा दिख ही रहा है, ये आपकी कौन सी रे थी, रिफ्रैक्टिव रे थी, इसे जस्ट पीछे ही एक्सटेंड किया है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, तो ये भी अपन को क्या मिलेगा, एंगल r मिलेगा। क्लियर ना, क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस h डैश, किसमें, h डैश में, मतलब रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ में कुछ रिलेशन चाहिए। अब कुछ रिलेशन चाहिए, तो वो रिलेशन आपको किससे मिलता है, वो मिलता है स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू, स्नेल्स लॉ क्या होता है, यस मैम साइन आई बाय साइन आर। हाँ, तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लेते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले लेते हैं। तो μ1 बाय μ2 कितना हो जाएगा, μ1 बाय μ2 अपना हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, μ2 साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, μ1 साइन आर के। ठीक है, हाँ, अब मुझे ये साइन आर और साइन आर की, साइन आई और साइन आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, देखो साइन आई की जो वैल्यू है, साइन आई ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। देखो वैसे अगर हम देखें साइन, तो साइन होता क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन हमारा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, एक कोई भी ट्राइंगल लेते हैं, ये ट्राइंगल ले लेते हैं, देखो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये मैंने कुछ ले लिया, इनको कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, मान लो ये O है, ये P डैश है, इस पॉइंट को ले लो, ये P है, इस पॉइंट को ले लेते हैं O डैश, कुछ भी पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा R है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस होगा, है ना। लेकिन ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो मेरी रे है मैंने उसे एक्सटेंड किया है, ये वो डिस्टेंस है, और मुझे यहाँ पे ये हाइपोटेनस जो है ये मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि हमें सारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस पता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आई की साइन आई की कैलकुलेशन करना मुश्किल है, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि साइन आई ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है, आई एंगल की इक्वल होता है। और एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अपनी होती है टेन थीटा, तो यहाँ पे जो टेन आई है वो भी ऑलमोस्ट किसकी इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। तो इस फॉर्मूले में साइन आई सब्स्टिट्यूट करने की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, टेन आई सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन आई भी आई के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ट्रिग्नोमेट्री में, और टेन आई भी आई के इक्वल है, तो साइन आई को ऑलमोस्ट किसके अप्रोक्सीमेट मानते हैं, इक्वल टेन आई के। सिमिलरली साइन आर को अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल मानते हैं, साइन आर के।
तो ये यहाँ पे जो साइन में क्या इन्वॉल्व हो रहा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को कैलकुलेट करना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये रे में कैसे भी ड्रॉ कर सकती थी, तो उसको ड्रॉ न करते हुए देखो ये आपका परपेंडिकुलर ले लिया और ये बेस ले लिया, ठीक है ना। स्ट्रेट डिस्टेंसेस लेते हैं, इंक्लाइन डिस्टेंस नहीं लेते, तो उसकी वजह से साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फॉर्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू टू 10i किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू 1 10r के, ठीक है। अब हमें मालूम है 10i, ये रहा i मेरा ना, ये रहा i क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, सामने वाला, ठीक है। ये 90 डिग्री पूरा ट्राइंगल ले रही हूँ, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, 10i के लिए, 10i के लिए ट्राइंगल ले रहे हैं o डैश p डैश p। तो इसमें 10i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लो ये डिस्टेंस मैंने ले लिया p से ही ले लिया, ठीक है, तो इट विल बी p बाय o डैश p डैश। तो 10i मेरा कितना हो जाएगा, 10i मेरा हो जाएगा p बाय o डैश p डैश, क्या है o डैश p डैश, रियल डेप्थ है, तो ये कितना हो जाएगा p बाय h। तो यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू 2 इंटू p बाय h इज इक्वल्स टू म्यू 1 इंटू 10r। r के लिए ये रहा एंगल r, एंगल r के लिए कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं, एंगल r के लिए ट्राइंगल ले सकते हैं हम ओ पी डैश पी। तो इसमें जो 10r है वो फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर फिर वही है सेम पी पी डैश को किससे लिखा है, p से, डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना दिख रहा है, इतना, बेस कितना दिख रहा है अपन को, ये पूरा, और ये क्या है अपनी अपेरेंट हाइट है h डैश, तो p बाय h डैश, तो p बाय h डैश, h डैश है, p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया म्यू टू बाय h इज इक्वल्स टू म्यू 1 बाय h डैश। क्लियर, ये है आपका रिलेशन किसमें, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में। क्लियर, कोई डाउट है एंगल का यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ बीकर कंटेन वाटर अप टू हाइट h1। एक कोई बीकर है, उसमें h1 हाइट तक, ये ले लेते हैं h1 हाइट, h1 हाइट तक क्या है, वाटर है, ओके, h1 हाइट तक किसी बीकर में क्या है, वाटर है, एंड केरोसिन ऑफ हाइट h2 अबव वाटर। और उसके बाद इसमें क्या फिल कर दिया उन्होंने, केरोसिन फिल कर दिया h2 हाइट तक, so that the total height of water plus kerosene is h1 plus h2। ठीक है, तो ये टोटल हाइट जो कितनी दी है सरफेस से, ये जो टोटल हाइट दी है ये अपन को दे दी, ये सरफेस है फाइनली, इसके बाद एयर है, ठीक है, कि इसके बाद क्या है आपका एयर है, ठीक है। ये क्या हाइट दी है, h1 प्लस h2। कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज म्यू 1, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू 1 है, एंड केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू 2 है। तो बोल रहे हैं द अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द बॉटम ऑफ द बीकर व्हेन व्यूड फ्रॉम द अबव इज। ठीक है, तो अपेरेंट शिफ्ट कितना, ये जो बीकर का ये जो बेस है ना, ये कितना ऐसा ऊपर दिखेगा, है ना, अपेरेंट शिफ्ट कितना होगा अगर मैं ये कहाँ से देखूं, इस बीकर को ऊपर से देखूं, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर ये इसे कैलकुलेट करना है तो देखो, एक बार लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करवा दी तो नॉर्मली चली जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बार वाटर से मीडियम क्या चेंज हो रहा है, केरोसिन हो रहा है, तो एक बार रिफ्रैक्शन होगा, फिर एक बार केरोसिन से एयर में जा रहा है, ठीक है, तो एक और बार रिफ्रैक्शन होगा, मतलब कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा, 2 बार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी टोटल शिफ्ट होगी, टोटल शिफ्ट कितनी हो जाएगी कि वाटर की वजह से कितना आपका शिफ्ट हुआ प्लस केरोसिन की वजह से कितना अपेरेंट शिफ्ट हुआ। क्लियर, क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। यस क्लियर,
Yes, ma'am. ठीक है। अब ठीक है, तो अगर वाटर के लिए मैं निकालूं वाटर के लिए निकालूं अपेरेंट शिफ्ट तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय μ1 ना। μ1 था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, और यहाँ पे एक हाइट आनी है। अब बस वो हाइट ही आपको देखना पड़ेगी कौन सी होगी। मैं सबसे पहले किसके लिए निकाल रही हूँ, वाटर के लिए। तो वाटर नीचे है, वाटर नीचे है, तो सरफेस से वाटर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, वो कितना है h1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका h1 आ जाएगा। ये किसका शिफ्ट हो गया, वाटर की वजह से हो गया। अब केरोसिन का निकाल लें, केरोसिन का कितना हो जाएगा h डैश, किसके लिए, केरोसिन के लिए। तो केरोसिन के लिए इट विल बी 1 माइनस 1 बाय μ1 इंटू, अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया, ये यहाँ से सरफेस से, सॉरी ये h1 नहीं है, h1 ये पूरा था सरफेस से लेकर यहाँ तक। और अब केरोसिन का कहाँ कितना दिया है हाइट, सरफेस से h2 दिए, तो यहाँ पे h2। अब दोनों को जस्ट क्या करना है, ऐड करना है, तो C राइट ऑप्शन है। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 2 बार रिफ्रैक्शन होगा तो हमें अपेरेंट शिफ्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चीज क्या होगी, हमें और उछली हुई दिखेगी, ऊपर दिखेगी। क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इस बार, अ ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ 15 सेंटीमीटर एच कंटेन अ स्मॉल एयर बबल। एक कोई क्यूब है, उस कितने का 15 सेंटीमीटर का ऐसा कोई क्यूब है, ठीक है, उसमें कोई एयर बबल है। इट्स अपेरेंट डेप्थ व्हेन व्यूड थ्रू वन फेस इज 6 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे ऊपर से देख रही हूँ तो ये पे दिख रहा है 6 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, ठीक है। एंड व्हेन व्यूड थ्रू ऑपोजिट फेस इज 4 सेंटीमीटर। अब जब मैं इसी क्यूब को नीचे से देख रही हूँ, ठीक है, ऐसे नीचे से देख रही हूँ, तो यहाँ से ये मुझे कितना डिस्प्लेस दिख रहा है, अपेरेंट हाइट इसकी कितनी दिख रही है, 4 सेंटीमीटर दिख रही है। तो बोल रहे हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ अ क्यूब इज, इस क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो एक क्यूब है, पहले उसके ऊपर से देखा तो अपेरेंट डेप्थ कितनी दिखी, 6 सेंटीमीटर दिखी। फिर नीचे से देखा तो अपेरेंट डेप्थ कितनी दिखी, 4 सेंटीमीटर दिखी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस क्यूब का क्या होगा, 2, 1.5, 1.6 या फिर 2.5। क्वेश्चन क्लियर है? मैम बी। बी 1.5, 6 और 4 10, 1.5, yes 1.5 राइट आंसर, वेरी गुड, यस। कैसे किया, अच्छा ये पूछ सकती हूँ मैं कैसे किया? देखो, ऊपर से देख रहे हैं तो अपेरेंट डेप्थ 6 सेंटीमीटर दिख रही है, नीचे से देख रहे हैं तो अपेरेंट डेप्थ कितनी दिख रही है, 4 सेंटीमीटर दिख रही है। इसका मतलब जो टोटल अपेरेंट डेप्थ होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 6 + 4 मतलब 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे से देख रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है, ऊपर से देख रहे हैं तो 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो टोटल अपेरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, ये समझ में आ रहा है? कौन कौन है? Yes, ma'am. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। रियल डेप्थ कितनी हो सकती है, जो भी एज दी है हमें कि कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, और अपेरेंट डेप्थ हमारी हमने कितनी निकाल ली 10, तो म्यू कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। नहीं सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। 1.5 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मालूम है, क्यूब किसका बना, Cube का. नहीं हाँ, क्यूब ग्लास का बना होता है। 1.5 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है ना सबके लिए।